Hello everyone, welcome to Knowledge Centric. Today we will discuss the topic squirrel cage induction motor. Okay, first of all we will discuss about construction of any motor, construction of any three-phase induction motor, because we have two types of three-phase induction motor, squirrel cage and slip ring. लेकिन दोनों में जो हमारा स्टेटर का कंस्ट्रक्शन होगा वो सेम होगा. तो अभी हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कंस्ट्रक्शन वाइज स्टेटर और रोटर दोनों पार्ट्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, like all rotating electrical machines, it is also consist of stationary part like stator and rotating part like rotor. Okay, now second point, this is important point, there will be least possible air gap between stator and rotor. कहना क्या है, कहने का मतलब क्या है इसका, इसकी कहानी ये है कि स्टेटर और रोटर इन दोनों के बीच में जो एयर गैप होना चाहिए वो कम होना चाहिए. अच्छा, अगर एयर गैप ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, समझना जरा बात को. स्टेटर पे हम सप्लाई देंगे, है ना. अभी हमने इसके पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करा हुआ है. इसका मतलब यहाँ से स्टेटर से फ्लक्स जनरेट होगा और ये रोटर तक पहुंचेगा, है ना, रोटर तक पहुंचेगा ये फ्लक्स. अब जितना ज़्यादा एयर गैप उतना ही ज़्यादा स्टेटर और रोटर के बीच में एयर, और आपको पता है एयर, ऑब्वियसली एयर का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है ना. तो अब एक चीज़ समझो, अगर मान लो यहाँ से अपने को 10 फ्लक्स भेजना था, मान लो 10 फ्लक्स भेजना था स्टेटर से रोटर की तरफ, ठीक है. अच्छा, एयर गैप कम था तो आसानी से 10 के 10 फ्लक्स यहाँ चले जा रहे थे. अब मान लो अगर एयर गैप ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब रिलक्टेंस बढ़ गया दोनों के बीच में. अगर रिलक्टेंस बढ़ गया इसका मतलब फ्लक्स कम हो जाएगा, लेकिन हमें फ्लक्स तो कम करना नहीं है. इसका मतलब हमें सप्लाई में और ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट देना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग का हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा भी हुआ है. मैग्नेटाइजिंग करंट वो करंट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स डेवलप करने में यूज होती है. इसका मतलब स्टेटर से जो फ्लक्स चल रहा है, अगर मान लो 10 के 10 फ्लक्स हमें रोटर पे चाहिए, इसका मतलब अगर रिलक्टेंस बढ़ेगा तो फ्लक्स कम होने लगेगा. अगर फ्लक्स हमें फिर बढ़ाना पड़ेगा फ्लक्स, अगर फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब हमें मैग्नेटाइजिंग करंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. यानी कि सप्लाई से अपने को मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा लेना पड़ेगा. अच्छा, मैग्नेटाइजिंग करंट अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब मशीन का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. पावर फैक्टर खराब हो जाएगा मशीन का, है ना, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट कौन प्रोड्यूस करता है, इंडक्टर. इसका मतलब इंडक्टिव नेचर ज्यादा हो जाएगा. अगर इंडक्टिव नेचर ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब पावर फैक्टर कम. तो इसीलिए हम ये पॉइंट लिखा हुआ है, देयर विल बी लीस्ट पॉसिबल एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर. तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अगर स्टेटर और रोटर का एयर गैप अगर बढ़ा दें तो क्या होगा. अगर स्टेटर और रोटर का एयर गैप अगर हम बढ़ा देंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा ड्रॉ होने लगेगी सप्लाई से. इट मीन्स कि हमारा जो पावर फैक्टर है ओवरऑल मशीन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और अपन को क्या चाहिए, पावर फैक्टर अच्छा चाहिए होता है, मतलब ज़्यादा चाहिए होता है. 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम 1. तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे प्रैक्टिकल मोटर्स होते हैं 0.6 टू 0.8 के बीच में हमारा पावर फैक्टर वेरी करता है. तो आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा. अब बात करते हैं स्टेटर की. अब ये जो स्टेटर का जो पार्ट है, ये स्क्वायरल केज हो या स्लिप रिंग हो, दोनों में ये सेम रहेगा, है ना. तो अब बात करते हैं, सबसे पहले तो इसके डायग्राम्स को देखिए. अच्छा देखो, इसमें ये पतले पतले स्ट्रिप्स बने हुए हैं. हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा भी हुआ है, जो पतले पतले स्ट्रिप्स के बनाते हैं तो इसका यूज होता है एडी करंट को कम करने के लिए, है ना, क्योंकि ओवरऑल जो एरिया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो पतली पतली स्ट्रिप को हमने क्या करा है, फिर एक साथ क्लैंप कर दिया है, या मतलब एक साथ चिपका दिया है. अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि इट कंटेन स्लॉट एट द इनर फेरिफेरल. अब इसका क्या मतलब है, देखो ये फेरिफेरल है, ठीक है, मतलब किसी सर्कल का मतलब बाहरी वाला. अब देखो, इनर का मतलब अंदर की तरफ और आउटर का मतलब बाहर की तरफ. तो यहाँ पे जो स्लॉट कटे हुए हैं आप देखो ध्यान से, स्लॉट अंदर की तरफ कटे हुए हैं,
है ना, ये जो स्लॉट बने हुए हैं ये अंदर की तरफ बने हुए हैं स्लॉट्स, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है इट कंटेन्स स्लॉट एट द इनर पेरिफेरल, ठीक है। अच्छा, अब ये बना किसका होता है, इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन, तो ये बहुत ही कॉमन है, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन, हमने ट्रांसफार्मर पढ़ के हम 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, तो बहुत कॉमन है, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का यूज करके हम एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये थर्ड जो डायग्राम है आपको दिख रहा है, इसमें हमने यहाँ पे इंसुलेशन लगा दिया है ताकि जो हमारा वाइंडिंग है और जो हमारे स्टेटर का पार्ट है वो, क्योंकि देखो करंट तो वाइंडिंग में फ्लो होगा, अब स्टेटर में अगर ये हमारा स्टेटर पार्ट है, अब अगर इसमें मान लो अगर ये वाइंडिंग के बीच में हम ये इंसुलेटर ना लगाएं, इंसुलेशन ना लगाएं, है ना, तो क्या होगा, हमारे जो बॉडी है उसमें भी करंट फ्लो होने लगेगी, इसका मतलब है स्टेटर और जो हमारा स्टेटर की वाइंडिंग है उसके बीच में क्या है, ये इंसुलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब ओवरऑल अगर हमारी जो वाइंडिंग कंप्लीट स्टेटर की होती है वो कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। अब इसके बीच में ये हॉलो जगह है, यहाँ पे इसी इसी जगह पे हम अपना रोटर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दिख रहा होगा, यहाँ पे इस वाले डायग्राम में यहाँ पे ये हमारा इनर पेरिफेरल में कट है और स्लॉट कटे हुए हैं और उसी में हमने वाइंडिंग करी हुई है 3 फेज की वाइंडिंग, और ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ पे ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है, वहाँ से वायर्स निकले हुए हैं, तभी हम टर्मिनल बॉक्स के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। आई होप स्टेटर का आपको एक ओवरव्यू मिला होगा। अब यहाँ पे स्टेटर का ही एक डायग्राम आपको दिख रहा है, फिगर दिख रहा है यहाँ पे आपको और क्लियर हो रहा होगा, ये देखो ये अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये स्लॉट्स हैं और उसी स्लॉट में हमने क्या कर रखा है, वाइंडिंग कर रखा है ना। अच्छा, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या है, 3 फेज वाइंडिंग आइदर कनेक्टेड इन स्टार और डेल्टा, ऑब्वियसली 3 फेज की अगर वाइंडिंग है तो वो स्टार या डेल्टा में ही कनेक्ट होगा, यानी कि स्टेटर को हम स्टार या डेल्टा किसी भी एक में कनेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग। will be placed in a slot which offer good mechanical security for the winding, obviously जो स्लॉट्स हैं वो हमारी वाइंडिंग को बचाते हैं, मतलब अगर मान लो मशीन गिर भी गई तो भी हमारी वाइंडिंग को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर से हमने एक स्टेटर लगा रखा है। अच्छा, द कोर ऑफ स्टेटर कैरीज 3 फेज वाइंडिंग, ऑब्वियसली 3 फेज है, विच आर यूजुअली सप्लाइड फ्रॉम अ 3 फेज सप्लाई सिस्टम। ये यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, द 6 टर्मिनल ऑफ द वाइंडिंग, देखो ऑब्वियसली देखो 3 फेज की सप्लाई है, एक सप्लाई, दो सप्लाई, ये सप्लाई अंदर आया तो कहीं से तो ये बाहर भी जा रहा होगा, भाई सर्किट तो कंप्लीट होना है ना, इसका मतलब कि यहाँ से टोटल 3 फेज की सप्लाई दे रहे हैं अगर, है ना, मान लो 3 फेज की सप्लाई हमने दिया, मान लो वायर यहाँ से आया, ठीक है, तो वायर जा भी तो रहा होगा, इसका मतलब है कि जो हमारी वाइंडिंग है उससे स्टेटर की जो वाइंडिंग है उससे हमारे कितने टर्मिनल निकलेंगे, 6 टर्मिनल, 6 टर्मिनल, है ना, एक इनकमिंग करंट मतलब इनकमिंग अंदर की तरफ जाने वाली वायर या करंट और एक बाहर की तरफ निकलने वाला। अब ये 6 टर्मिनल्स को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, विच ऑफ ईच ऑफ द फेज आर कनेक्टेड इन टर्मिनल बॉक्स ऑफ द मशीन। अब देखो ये जो आपको टर्मिनल बॉक्स दिख रहा है, ये यही वाला पोर्शन टर्मिनल बॉक्स होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो अभी मैंने सर्कल करा है ये टर्मिनल बॉक्स है। अब यहाँ पे आपको शायद बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, वहाँ पे 3 ऐसे आपको दिख रहे हैं ठीक है। अब अगर मान लो ये इसी को स्टार में कनेक्ट करना है तो एक वायर और ये दूसरा वायर ऐसे कनेक्ट कर दो। अब ये ध्यान से देखो, ये दोनों तीनों एक दूसरे से एक तरह से शॉर्ट हो गए और ये वाली वाइंडिंग हमारी, मतलब ये वाला जो वायर है ये हमारा बाहर निकल गया। तब देखो ये ध्यान से, ये स्टार कनेक्शन हो गया, कैसे, इसी को हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये एक सिंगल पॉइंट ही तो है, आप इसको ऐसा बना लो या ऐसा बना लो जैसा आपको सही लगे, है ना। ऐसे ही आपको डेल्टा अगर बनाना हो तो क्या कैसे बनाओगे डेल्टा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, ऐसे अगर आप ऐसे इसको कनेक्शन करते हो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे करके, तो आपको स्टार और डेल्टा का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्टार या डेल्टा में हम किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं 3 फेज की अपनी वाइंडिंग को, और टर्मिनल बॉक्स से अपने को
6 वायर्स मिलेंगे और उसी को हम स्टार या डेल्टा के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे। इसको आप अपने लैब्स में भी जाके देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल में रोटर का पार्ट शुरू होता है। अब जो हमारे टाइप्स ऑफ मशीन है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, उसको हम बोलते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब इसका जो नाम है वो डिफाइंड कर रहा है उसका रोटर। जिस तरीके का रोटर होगा हम बोलेंगे उसी तरीके का हमारा वो इंडक्शन मोटर है। अब अगर स्क्वायरल केज रोटर है तो हम बोलेंगे ये हमारा स्क्वायरल केज टाइप का इंडक्शन मोटर है, स्क्वायरल केज टाइप का इंडक्शन मोटर है। अगर स्लिप रिंग टाइप का रोटर है तो हम बोलेंगे ये स्लिप रिंग टाइप का इंडक्शन मोटर है। तो अभी जो ये वीडियो है इसमें हम स्पेसिफिकली देखेंगे स्क्वायरल केज रोटर के बारे में। अच्छा देखो, नाम में केज है, केज का हिंदी में मतलब होता है पिजड़ा, यानी कि जो हमारा रोटर होगा वो कुछ पिजड़े जैसा होगा, मतलब पिजड़े जैसा, पिजड़े जैसा होगा। पिजड़ा ऐसे ही तो होता है ना, पिजड़े जैसा। तो अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन एक बार स्क्वायरल केज रोटर का। ये आपको दिख रहा है स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर में सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, फिर हम इस डायग्राम को भी एक बार देखेंगे। और मैंने डायग्राम्स ज़्यादा इसमें इंक्लूड करा हुआ है ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चले कि हाँ एक्चुअल में जो हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है या स्क्वायरल केज रोटर है वो दिखता कैसा होगा। इट हैज़ मोस्ट सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड डज नॉट कंटेन एनी वाइंडिंग। ध्यान से, एनी वाइंडिंग, इसमें कोई वाइंडिंग नहीं है। तो भाई वाइंडिंग नहीं है तो है क्या, क्या है, कंडक्टर बार। यानी कि यहाँ पे हम कोई वायर लेकर लपेट नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रखा है, बिल्कुल हमने एक सॉलिड रॉड ले रखा है, बिल्कुल सॉलिड रॉड आपको दिख भी रहा है, यही कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है। एल्यूमिनियम या कॉपर किसी का भी हो सकता है, अभी देखेंगे उसका भी एक स्पेसिफिकेशन होता है कहाँ पे एल्यूमिनियम यूज करते हैं। ये हमारा एक क्या है, ये सारे कंडक्टर बार्स हैं। अच्छा, अब ये जो रोटर बार्स हैं ये सॉलिडली क्लोज्ड या शॉर्ट सर्किटेड होते हैं विथ 2 एंड रिंग्स। अभी एंड रिंग्स कहाँ पे हैं, ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये गोला सा रिंग जैसा आपको जो दिख रहा है, वो हमारा ये वाला पार्ट क्या है, एंड रिंग्स है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंड रिंग्स। अब बात आती है कि एंड रिंग्स की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो मैं आपको यहीं पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, है ना, एंड रिंग्स की जरूरत क्यों पड़ी। अगर एंड रिंग्स नहीं होता तो क्या होता, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस स्लाइड को एक बार कंप्लीट करते हैं फिर इसको देखते हैं। अच्छा, रोटर स्लॉट्स आर स्क्यूड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाता है कि स्कीविंग क्यों करते हैं, है ना। तो स्कीविंग का क्या मतलब है ये अभी हम देखेंगे, या उसी को बोलते हैं ट्विस्टेड या इंक्लाइंड, ट्विस्टेड या इंक्लाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्ट एक्सिस या स्टेटर टू अवॉइड लॉकिंग टेंडेंसी। यही यहीं पे इसका आंसर भी आपको मिल गया। अगर आपसे कोई पूछता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्वायरल केज रोटर के जो कंडक्टर बार्स होते हैं वो स्क्यूड क्यों होते हैं, वाई स्क्यूड रोटर स्लॉट्स, तो आपको बताना पड़ेगा टू अवॉइड लॉकिंग टेंडेंसी ड्यूरिंग स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में लॉकिंग मतलब जो हमारा स्टेटर और रोटर है वो लॉक हो जाएंगे, रोटर घूम ही नहीं पाएगा। वो क्यों होगा अभी आगे फिनोमिनन है वो हम देखेंगे। कॉगिंग एक क्रॉलिंग करके हो, कॉगिंग और क्रॉलिंग दो फिनोमिना होता है, तो उसमें कॉगिंग जो है वो इसी के पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो वहीं पे जब ये फिनोमिना आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस आपको इतना समझना है, रोटर स्लॉट स्क्यूड होते हैं। स्क्यूड का क्या मतलब है, टेपर्ड। देखो जैसे मान लो ये हमारा सॉफ्ट है, ये हमारा सॉफ्ट है और इसी पे हमने ये वाला पार्ट, ये सॉफ्ट है हमारा। अब इसी पे हमने इसको एंड रिंग्स और कंडक्टर बार्स को क्या कर रखा है, माउंटेड कर रखा है। अब देखो ध्यान से, जो सॉफ्ट का एक्सिस है वो बिल्कुल सीधा है, ये हमारी एक्सिस जो है वो सॉफ्ट की एक्सिस है, बिल्कुल सीधी। कोई भी एक एक्सिस ले लो, ये वाली सॉफ्ट एक्सिस ये है। अच्छा ध्यान से देखो, लेकिन जो कंडक्टर का बार है, मैं कलर एक मिनट चेंज कर देता हूँ। जो कंडक्टर बार आपको दिख रहे हैं वो कुछ इस एक्सिस के पैरेलल में नहीं दिख रहे हैं, है ना, थोड़े स्कीव्ड दिख रहे हैं, टेपर्ड, थोड़े टेढ़े से दिख रहे हैं, है ना। ये जो टेढ़ा सा आपको कंडक्टर दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं स्कीविंग। मतलब कंडक्टर को हम ऐसा भी तो रख सकते थे,
मान लो ये हमारा एंड रिंग्स हो गया, और कंडक्टर बिल्कुल सीधा सीधा रख देते, बिल्कुल सीधा सीधा सीधा, है ना, ऐसा भी तो कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा है। बिल्कुल सीधा सीधा ना रख के कैसा रखा है, थोड़ा सा टेपर्ड रखा है ना, थोड़ा सा टेपर्ड। टेपर्ड रखने का या स्क्यूड रखने का क्या मतलब मीनिंग है, टू अवॉइड द लॉकिंग टेंडेंसी ड्यूरिंग स्टार्टिंग। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे हम कॉगिंग फिनोमिना पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लो ये एंड रिंग्स नहीं होता तो क्या होता, है ना। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करना है एक बार। मैं इस सबको हटा देता हूँ। सॉरी। अच्छा, अब एक बात समझने की कोशिश, लेट अस सपोज कि हमारा स्टेटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर है, और इस पे हमने, यहीं से आपको प्रिंसिपल भी पता चल जाएगा इंडक्शन मोटर का, लेकिन मैं आपको अलग से भी वो बताऊंगा। 3 फेज की हमने सप्लाई दिया, तो हमने यही पढ़ा है कि जैसे हम 3 फेज की सप्लाई देंगे, इस मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना, और वो मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग नेचर का होगा, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है 1.5 टाइम्स फाई एम, इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देखा हुआ है। अब एक बात देखो, क्या इसी के अंदर तो ये रोटर रखा हुआ होगा, इसी के अंदर ये रोटर रखा हुआ होगा, है ना। अब एक चीज देखना ध्यान से, अगर मान लो ये एंड रिंग्स नहीं होता, इसका सिग्निफिकेंस क्या है एंड रिंग्स का, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये कंडक्टर का बार होता। अब मैं इसी के आगे, मान लो ये इसी के ऊपर स्टेटर बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा विजुलाइज करना अगर पॉसिबल हो तो। मान लो ये स्टेटर है, ठीक है, 3 फेज की हमने सप्लाई दिया, और यहाँ से फ्लक्स 1.5 टाइम्स फ्लक्स मिला, और वो रोटेट हो रहा है ना, ठीक है, किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अब अगर मान लो एंड्रिंग्स नहीं होता, तो इस मशीन के अंदर ये कंडक्टर है, अच्छा, ये फ्लक्स इस कंडक्टर बार से इंटरेक्ट करेगा। अच्छा, जैसे ही आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, तो फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो टाइम के साथ में, या कंडक्टर चेंज हो, तो अपना पोजीशन चेंज करे कंडक्टर। तो अब एक चीज देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो 100% चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, तभी तो हम बोल रहे हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेगा कंडक्टर बार से, तो इस कंडक्टर पे क्या जनरेट होने लगेगा, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज, यानी ईएमएफ जनरेट होने लगेगा। अच्छा, अब एक चीज देखो, मान लो यहाँ पे कोई वोल्टेज जनरेट हुआ, और सर्किट हमारा ओपन ही रह गया, तो क्या कोई करंट फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा, है ना। और जब मोटर हमें बनाना है तो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल क्या होता है मोटर का, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, है ना। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन कंडक्टर चाहे वो करंट कैरिंग नहीं बन पाया है, कंडक्टर पे ईएमएफ तो इंड्यूस हो रहा है, लेकिन उस कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, या कंडक्टर बार में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर किसी भी तरीके से, अगर ये जो एनालॉजी मैंने बनाया हुआ है, किसी भी तरीके से इस सर्किट को मैं अगर क्लोज कर दूं, तो इस ईएमएफ के कारण क्या करंट फ्लो होने लगेगी, 100% होने लगेगी। इसका मतलब देखो, जैसे ही हमने सप्लाई दिया, ये जो कंडक्टर्स के बार्स हैं, मान लो मैं 2 ही बार ले रहा हूँ कंडक्टर का, ठीक है, मान लो ये 2 बार हैं जो रोटर में है कंडक्टर के, तो देखो इस पे ईएमएफ तो इंड्यूस हो रहा है, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एंड रिंग से कनेक्ट कर देंगे, है ना, एंड रिंग से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, जैसे ही एंड रिंग से कनेक्ट होगा, अब जितने भी हमारे कंडक्टर बार्स हैं वो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किटेड हो गए, या एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, वोल्टेज तो या ईएमएफ तो यहाँ इंड्यूस हो ही रहा है, तुरंत क्या होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी इस कंडक्टर में। अब ध्यान से समझो, अब क्या ये कंडक्टर का बार करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, बिल्कुल बन गया। क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो इट एक्सपीरियंस है टॉर्क, है ना। और उसी टॉर्क से वो हमारा मोटर क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है ना। तो ये एक ओवरव्यू है कि जो हमारा एंड रिंग्स है उसका जरूरत क्यों है ना, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसका। अगर एंड रिंग्स नहीं होगा तो हमारी मोटर नहीं घूम सकती है, ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर बार पे, लेकिन करंट फ्लो नहीं होगी कंडक्टर्स में। और जब करंट फ्लो नहीं होगी, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में तो रहेगा लेकिन रोटेट नहीं होगा। तो आई थिंक आपको एक आइडिया पता चला होगा, यही बेसिक प्रिंसिपल है 3 फेज इंडक्शन मोटर के, बेसिक प्रिंसिपल यही है ना।
ठीक है, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये एक और तरीके से मैंने डीसी मशीन में बताया हुआ है आपको। यहाँ का फ्लक्स, स्टेटर का फ्लक्स फाई है ना। रोटर में करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसका भी कुछ फ्लक्स होगा। इसको मान लो आप फाई आर मान लो रोटर का फ्लक्स, और स्टेटर का फ्लक्स फाई एस मान लो। जब दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। वो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है टॉर्क फाई एस फाई आर साइन डेल, है ना। आई थिंक ये हम सब ने डीसी मशीन में भी मैंने आपको एक बार इसको डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, टॉर्क फाई एस फाई आर मतलब दो फ्लक्स अगर इंटरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे हमें टॉर्क मिलेगा, वेयर डेल इज द एंगल बिटवीन फाई एस एंड फाई आर। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्कीविंग। स्कीविंग क्यों करते हैं, टू अवॉइड द लॉकिंग टेंडेंसी ड्यूरिंग स्टार्टिंग, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली रोटर के बारे में, है ना। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आप इसको एक बार ऐसे करके देख लीजिए। मैंने डायग्राम्स ज़्यादा लिए हैं ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाए, आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाओ, फिर तो मशीन बहुत ईजी है। ये हमारा रोटर का जो है वो पार्ट है, रोटर का कोर है। अच्छा, अब एक चीज देखो, मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे जो स्लॉट कट हुए हैं वो आउटर फेरिफेरल में कट हुए हैं या इनर फेरिफेरल में, आपको क्या लग रहा है। जो स्लॉट कट हुए हैं यहाँ पे वो आउटर फेरिफेरल में, जैसे देखो ये हमारा रोटर का बार था और वहां हमने कट कहाँ किया हुआ है स्लॉट को, इसके बाहरी बाहरी साइड में कट किया हुआ है ना, और इसी में फिर कंडक्टर रखा है। स्टेटर के केस में क्या था, स्टेटर के केस में यहाँ पे अंदर अंदर कट किए थे, तो इसीलिए बोल रहे थे इनर फेरिफेरल में हम स्लॉट कट किए हैं। अगर रोटर की बात करेंगे तो यहाँ पे फेरिफेरल में, आउटर फेरिफेरल में हमने स्लॉट्स बनाए हुए हैं। तो ये हमारा रोटर का बार है ना, रोटर कोर कह लो। अच्छा, उसके अंदर ये हमारा कंडक्टर है, रोटर का कंडक्टर या रोटर बार। इसको हम इसी कोर में क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो जो थर्ड वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें आपको रोटर कोर और रोटर बार या रोटर कोर और रोटर कंडक्टर दोनों आपको दिख रहे हैं। और जो चौथा डायग्राम है इसमें स्टेटर और रोटर दोनों, मतलब दोनों चीजों को एक साथ कंबाइंड दिखाया गया है। स्टेटर की भी वाइंडिंग दिखाई गई है और रोटर की भी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ जनरल टर्म्स की कि रोटर स्लॉट्स होते कैसे हैं। तो रोटर स्लॉट्स नॉर्मली सेमी क्लोज टाइप के होते हैं। अब ये सेमी क्लोज क्या है, इसमें तीन टाइप के रोटर स्लॉट्स होते हैं, है ना, ओपन, सेमी क्लोज्ड और फुल्ली क्लोज्ड, है ना। तो वो थोड़ा सा बहुत डीप टॉपिक है, तो अभी के लिए बस आप इतना ही समझो। रोटर स्लॉट जो होते हैं वो सेमी क्लोज्ड होते हैं और स्कीव्ड होते हैं। स्कीव्ड अभी हमने पीछे देखा था, स्कीविंग टू अवॉइड द लॉकिंग टेंडेंसी। अच्छा, रोटर का जो कोर होता है वो हम बना कैसे सकते हैं, थिक लेमिनेशन या थिक सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन। रोटर का जो कोर है, ये वाला पार्ट कोर। अच्छा देखो, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, थिक। अच्छा, इसके पहले हमने जब ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ा था तो वहाँ पढ़ा होगा थिन सिलिकॉन लेमिनेशन, है ना, थिन सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन। अच्छा, यहाँ पे थिक मतलब अब ये क्यों है अभी देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो रोटर का जो कोर है, आप ऐसा भी, अगर थिक थिन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का बना हुआ है। स्पेसिफिकली हम थिक बनाते हैं, है ना, थोड़ा मोटा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे नहीं है अभी देखेंगे आगे। अच्छा, अब ये जो कंडक्टर बार है, कंडक्टर बार ये एल्यूमिनियम का भी हो सकता है और कॉपर का भी हो सकता है। एल्यूमिनियम का अगर बार है तो वो छोटी मशीनों में यूज करते हैं एल्यूमिनियम का, जो कंडक्टर है, रोटर कंडक्टर या रोटर बार एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं। और अगर बड़ी मशीन है, ज़्यादा हार्स पावर की मशीन है, ज़्यादा किलोवाट की मशीन है, तो वहाँ पे हम कॉपर वाले बार का यूज करते हैं, कॉपर वाला कंडक्टर यूज करते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अब ये वाला जो आपको जो पैरा दिख रहा है, यही उस बात की तकसीद करेगा, ये उर्दू वर्ड हो गया, कि थिक लेमिनेशन क्यों है ना, थिक लेमिनेशन क्यों। अंडर द रनिंग कंडीशन रोटर फ्रीक्वेंसी इज निग्लिजिबल। ध्यान से देखो, स्टेटर की अभी बस आप समझ लो, इसका एक डेरिवेशन भी है और फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। अभी बस आप इतना समझो, स्टेटर पे हमने सप्लाई दिया, सप्लाई मान लो 50 हर्ट्ज है और हमारा रोटर रोटेट होने लगा, ठीक है। तो अब रोटर पे जो ईएमएफ या जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी वो 50 हर्ट्ज नहीं मिलेगी,
कम मिलेगी, बहुत कम। मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, 2 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज ऐसी फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ मिलता है हमें वहाँ पे रोटर पे। क्यों मिलता है हम आगे देखेंगे। तो अंडर रनिंग कंडीशन रोटर फ्रीक्वेंसी इज निग्लिजिबल, बहुत कम होता है ना। कितना होता है? स्लिप टाइम्स स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के। इसका प्रॉपर प्रूफ है तो आप वहीं पे देखना है ना, अभी बस आप ऐसे समझ लो कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो स्लिप टाइम स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। अब एक जनरल टर्म में अगर मान लो स्लिप जो है नॉर्मली हम पढ़ते हुए 4%, 6%, तो अगर 4% है, लेट अस सपोज 4% स्लिप है, मतलब 0.04 स्लिप है, 0.04, और मान लो सप्लाई फ्रीक्वेंसी मान लो 50 है, लेट अस सपोज। तो अब देखो एफ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 हर्ट्ज, है ना। इसका मतलब जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो 2 हर्ट्ज हो गई। तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी से ही तो कोर लॉस डिसाइड होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ही बहुत कम है तो कोर लॉस से बहुत ज़्यादा अपने को फर्क नहीं है। और हम वहाँ थिन लेमिनेशन करते क्यों थे? एडी करंट लॉस को, मतलब कोर लॉस को कम करने के लिए। अब जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट ही बहुत कम है तो यहाँ पे कोर लॉस की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं होगी। तो हम बड़े आसानी से थिक लेमिनेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब एक और पॉइंट है, इसको भी आप देख लीजिए। पोल्स आर ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड ऑन द रोटर इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स ऑन स्टेटर, और यही कारण होता है मैग्नेटिक लॉकिंग का। तो जब ये कॉगिंग वाला फिनोमिना आएगा तो मैं आपको इस पार्ट को डिस्कस करूंगा। ठीक है अब बात करते हैं एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेजेस हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के। तो सबसे पहले बहुत सस्ता है, तो अरे बेहतरीन, इंडिया के लिए तो मतलब सस्ता है तो ठीक है ना। तो बहुत सस्ता है, चीप है। मेंटेनेंस बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है इसकी। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पे स्लिप रिंग है, ना तो यहाँ पे ब्रशेज हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। आसानी से मतलब एक बार इंस्टॉल कर लो और फिर सालों साल चलाते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। गुड स्पीड रेगुलेशन, मतलब क्या है कि आप लोड कम या ज़्यादा करो फिर भी ये स्पीड मेंटेन करके रखता है, मतलब कांस्टेंट स्पीड लगभग लगभग पे चलता रहता है। मतलब लोड कम या ज़्यादा करो। स्पीड कंट्रोलिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, स्पीड कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मतलब जिस स्पीड से एक बार चलना शुरू हो गया तो फिर वो चलता रहेगा। मान लो कि 1440 आरपीएम पे चल रहा है तो चलता ही रहेगा फिर, है ना। थोड़ा बहुत भी अगर लोड कम या ज़्यादा करोगे फिर भी वो अपना मेंटेन करके चलता रहेगा। तो स्पीड रेगुलेशन ठीक है इसका। इफिशियंसी बहुत अच्छा है, लेकिन किस केस में अच्छा है? सिर्फ रनिंग कंडीशन में, है ना। हाई इफिशियंसी इन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। किस कंडीशन में? रनिंग कंडीशन में, है ना। इसका मतलब जब ये स्टार्टिंग कर रहा होगा उस टाइम पे इसमें लॉसेस ज्यादा होंगे, है ना। तो यही इसका डिसएडवांटेज भी है स्क्वायरल केज का, तो अभी आगे देखेंगे। तो इसकी इफिशियंसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए रनिंग कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है ये। लेकिन स्टार्टिंग जो है इसकी, इसमें थोड़ा सा परेशानी है। ऑब्वियसली जब एक मोटर था दूसरा मोटर बनाया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इसमें परेशानी होगी। तो यही परेशानी है कि इसकी स्टार्टिंग का जो टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा नहीं है, स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी नहीं है। इसीलिए हम फिर स्लिप रिंग पे स्विच करते हैं। उसकी स्टार्टिंग टॉर्क और मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ठीक है उसका, है ना। लेकिन रनिंग में उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर वो धीरे धीरे बताऊंगा आपको आगे, है ना। पूरा रेजिस्टेंस को धीरे धीरे हटाते जाते हैं। अच्छा, अब ये स्मॉल और लाइट वेट है, मतलब छोटा होता है ये मोटर कंपेयर टू स्लिप रिंग, और लाइट वेट मतलब हल्का है मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग है ना। और इसकी जो रनिंग कैरेक्टर्स, ध्यान से, रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सीलेंट है इसकी, है ना, स्क्वायरल केज की। लेकिन स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वो अच्छा नहीं है। ठीक है, एडवांटेज में नहीं आता है, स्टार्टिंग थोड़ी इसकी खराब है। तो आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेज की तरफ अब ये डिसएडवांटेज है इसका, बहुत पुअर स्पीड कंट्रोल है। स्पीड कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है ना। क्योंकि जब हमने रोटर को बिल्कुल चारों तरफ से पैक कर दिया है ना एंड रिंग से लगा के, तो अब पता है जो स्पीड का कंट्रोल होगा वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो स्पीड कंट्रोल बहुत मुश्किल है। देखो, कह रहा है कि एनर्जी इफिशियंट है कब? रनिंग के कंडीशन में। रनिंग कंडीशन में अच्छा काम करता है एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में बढ़िया चेंज कर रहा है, लेकिन कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन
जब स्टार्टिंग की बात आती है तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, स्टार्टिंग खराब है, बताया था अभी इससे पहले। अच्छा, थर्ड पॉइंट है, दे आर मोर सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन द सप्लाई वोल्टेज। व्हेन द सप्लाई वोल्टेज इज रिड्यूस्ड, इंडक्शन मोटर ड्रॉ मोर करंट। ऑब्वियसली हम अपने मोटर को घुमाना है 1440 पे, अब सप्लाई वोल्टेज ही कम हो गया। अच्छा, सप्लाई अगर वोल्टेज कम हो गया, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था ना, स्पीड ये मेंटेन रखता है कांस्टेंट, तो स्पीड तो ये चाहेगा कि मैं 1440 पे ही चलूं। अब बेचारे को भोजन पानी मिलना बंद हो गया, मतलब कम वोल्टेज मिल रहा है, तब वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से कुछ फल वगैरह या मतलब कुछ भी और खाने की कोशिश करेगा, मतलब वो एक्स्ट्रा और करंट ड्रॉ करेगा ताकि वो अपनी स्पीड को क्या रखे, मेंटेन रखे। तो फ्लक्चुएशन बहुत है इसमें, ये भी इसका मतलब फ्लक्चुएशन में बहुत सेंसिटिव है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि जैसे ही फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा, मतलब वोल्टेज अगर कम हो गया तो ये ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगेगा, है ना। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तभी देखेंगे क्या होगा। फोर्थ पॉइंट, अगर ड्यूरिंग वोल्टेज सर्ज मतलब अचानक से वोल्टेज का बढ़ जाना, इंक्रीज इन वोल्टेज सेचुरेट द मैग्नेटिक कंपोनेंट। अब सेचुरेट या सेचुरेशन मैंने आपको जब बीएच कर समझाया था तो मैंने आपको समझाया था, सेचुरेशन का मतलब होता है हिंदी में संतृप्तता, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, है ना, दूसरी क्वांटिटी पे कोई ज्यादा फर्क ना हो तो हम उसको बोलेंगे कि अब ये सेचुरेट हो गया। जैसे आप खाना खा रहे हो, एक पूड़ी खाया आपने, आपको बढ़िया लग रहा है, दो पूड़ी खाया, तीन पूड़ी खाया, धीरे 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 फिर आप एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप पूड़ी खा रहे हो लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, मतलब आप सेचुरेट हो गए, संतृप्त हो गए, है ना, तृप्त, आप अब तृप्त हो गया, ऐसा वो सेचुरेट तो हो गए आप, लेकिन पूरी आप मतलब एक क्वांटिटी बढ़ाए जा रहे हो। तो इसका मतलब देखो, वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो हमारा कोर है, मैग्नेटिक कोर जो है, वो क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। अब सेचुरेट हो गया अगर मैग्नेटिक कोर, तो उसके बाद से आप वोल्टेज कितना भी कम या ज्यादा करो, वो जो हमारा फ्लक्स या जो भी क्वांटिटीज हैं वो क्या रहेंगी, मतलब बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है, दे हैव हाई स्टार्टिंग करंट एंड पुअर स्टार्टिंग टॉर्क। बताओ, स्टार्टिंग में करंट बहुत ज्यादा ले रहा है लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क ही नहीं दे रहा है, बहुत गलत काम कर रहा है ये। देखो, दे हैव हाई स्टार्टिंग करंट एंड पुअर स्टार्टिंग टॉर्क, बहुत गलत। अब देखो, स्टार्टिंग करंट वो 5 से 10 मतलब 5 to 9 टाइम्स ले रहा है ना, फुल लोड करंट 5 से 10 गुना करंट ले रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन टॉर्क कितना दे रहा है, 1.5 to 2 टाइम्स, मतलब बताओ 9 गुना ज्यादा करंट ले रहा है और सिर्फ इतने गुना टॉर्क दे रहा है, 2 गुना टॉर्क, तो अच्छा नहीं है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग टॉर्क, अब ये क्यों नहीं होता है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब इसके एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। दे आर particularly suited for the application where the motor must maintain a constant speed, मतलब ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए। सेल्फ स्टार्टिंग मोटर जहाँ पे अपने को चाहिए वहाँ भी हम इसका यूज कर लेते हैं, और जहाँ मेंटेनेंस नहीं करना, मतलब एक बार लगा के छोड़ दिया, भगवान भरोसे चल रहा है चलन दो, है ना, तो वैसी जगहों पे हम मतलब इसका यूज कर देते हैं ना, जहाँ पे मेंटेनेंस कोई देखने वाला नहीं है, जैसे भारत मतलब इंडिया में तो मतलब चल रहा है। तो अब चलो, ये तो हो गई मजाक की बात, एप्लीकेशन देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और सबमर्सिबल्स में इसका यूज करते हैं स्क्वायरल केज का। इंडस्ट्रियल ड्राइव जैसे कन्वेयर बेल्ट हो गया, प्रेसिंग मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया। अच्छा, जब मेरा अगर फर्स्ट वीडियो आपने देखा हो तो वहाँ पे इन सब का मैंने एप्लीकेशन में आपको बताया भी था वहाँ पे। लेथ मशीन में यूज करते हैं, आप सबने फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। बड़े बड़े ब्लोअर्स और जो पंखे होते हैं, फैंस होते हैं, उसमें हम यूज करते हैं स्क्वायरल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर का। मैकेनिक्स टूल्स में हम इसका यूज करते हैं, और अदर टर्निंग इक्विपमेंट में हम इसका यूज करते हैं। तो आई होप आपको स्क्वायरल केज का एक बेसिक आइडिया लगा होगा, है ना। और स्क्वायरल केज में इंडक्शन मोटर में आपको इतना ही समझना है ना। अब जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में। तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए। थैंक यू।